हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी का थीम 4 जिसका टाइटल है थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स के आगे का पार्ट। इसके पहले के 2 पार्ट में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से थिंकर्स जो थे हमारे, उनकी बिलीफ्स जो थी वो किस तरीके से स्प्रेड हुई, जैनिज्म कैसे आया, कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, कितना स्प्रेड हुआ, बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा है, बुद्धिज्म किस टाइप से किस प्रकार से इम्पैक्ट हुआ, लॉर्ड बुद्धा के बारे में थोड़ी बहुत चीजें, उनका जो बुद्धिज्म का मेन सोर्स है उस टाइम पीरियड का वो, यानी कि स्तूप के बारे में, सांची के स्तूप के बारे में हमने काफी डिटेल में देखा। ये भी देखा कि स्तूप बनवाए क्यों जाते थे, मेनली कौन लोग बनवाते थे, इन सब चीजों के बारे में हमने एक डिटेल्ड स्टडी कर ली है इसके पहले के 2 पार्ट में। अब हम जो है इसी स्तूप वाले ही टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। स्तूप, क्योंकि सांची का स्तूप भी है, अमरावती का स्तूप है, बरहूत का स्तूप है, ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही स्तूप बना था, काफी सारे स्तूप बने थे। तो उन स्तूप की स्टोरी क्या है, जबकि आपको पता होगा कि आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा आप बोल सकते हैं कि अभी तक जो स्तूप बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सांची का स्तूप है। बरहूत का स्तूप भी है लेकिन उतने अच्छे तरीके से वो नहीं अभी उसको सेव्ड किया गया है, लेकिन सांची के स्तूप को बहुत अच्छी तरीके से उसको बचा के अभी तक रखा गया है, उसको प्रिजर्व्ड है वो। और अमरावती का स्तूप जो कि वो फर्स्ट स्तूप था जो कि डिस्कवर्ड हुआ था, और ये जो है उसका भाग्य दुर्भाग्य आप जो भी कहिए था कि अमरावती के स्तूप का जो है कोई भी हिस्सा अब उसकी साइट पे, एक्चुअल उसके जो ओरिजिनल साइट थी वहां कुछ नहीं बचा रह गया है। उन सारे उसके जो पार्ट्स थे, उसके जो गेटवे थे, उसका जो है आप बोल लीजिए स्तूप में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उसके जो पार्ट्स थे वो कोई ना कोई मतलब ले जा चुके हैं। जैसे कि कुछ उसके पार्ट्स एशियाटिक सोसाइटी में रखा गया है, ठीक है, कुछ उसके यूरोप ले जाए गए हैं, कुछ जो फ्रेंच थे वो उठा ले गए, सब अपने अपने म्यूजियम में रखने के लिए उसको ले गए, क्योंकि उस टाइम पे कोई प्रिजर्व करने के लिए उन चीजों को, उनको फंड करने के लिए, इन सब के लिए कोई आगे नहीं आया था, और ना ही लोगों में इतनी जागरूकता थी, या जो वहां पे रूलर थे उनके अंदर इतनी जागरूकता थी कि वो उस चीज को बचा पाए, उसको, उसके महत्व को वो समझ पाए। लेकिन सांची तक आते आते जो वहां के रूलर थे, जो भी थे, उन लोगों में मतलब थोड़ी जागरूकता आ गई थी, लोगों में भी आ गया था कि भाई ये हमारे यहाँ की चीज है और इसको ये अपनी ओरिजिनल साइट पे ही रहेगा। जैसे कि आप सांची के स्तूप के बारे में जान चुके हैं, पिछले पार्ट में आप देख चुके हैं कि सांची के स्तूप में जो भोपाल की रूलर थी उस टाइम पीरियड की, उन्होंने मतलब कि फंड किया सांची के स्तूप को पूरी तरीके से प्रिजर्व करने में, उसको मतलब कि साफ सफाई उसका जो है हर चीज में उसके ऊपर जो वॉल्यूम लिखी गई थी उसको पब्लिश करने के लिए उन्होंने गेस्ट हाउस का फंड जो है सब कुछ उन्होंने किया। सांची के स्तूप के प्रिजर्वेशन में उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं रोल प्ले किया था। लेकिन अमरावती के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि अमरावती के टेम्पल, मतलब कि अमरावती का जो स्तूप था क्या, मतलब कि क्या हिस्ट्री रही है उसकी, ठीक है। तो जो मेनली स्तूप होते हैं उसकी हर स्तूप की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है, ठीक है। हर किसी को किसी न किसी राजा ने किसी न किसी टाइप से बनवाया है, सबकी अपनी हिस्ट्री होती है, ठीक है। सबकी अपनी डिस्कवरी की भी हिस्ट्री होती है, कौन किस तरीके से खोजा गया। तो जो अमरावती का स्तूप है उसका क्या है कि 1796 में एक लोकल राजा थे, ठीक है, लोकल राजा थे जिन्होंने मतलब कि अमरावती का स्तूप जो है उसके ऊपर उन्होंने टेम्पल बनवाना चाहा, ठीक है, कि इसके ऊपर हम क्या करते हैं, टेम्पल बनवाते हैं। वो जो स्टोन वगैरह थे उसको हटा करके थोड़ा सा इधर उधर करके उन्होंने सोचा, लेकिन फिर देखे कि उसमें और जब टेम्पल उन्होंने बनवाने का सोचा तो और भी चीजें वहां से मिलने लगी, तरह तरह की, मतलब जो भी चीजें बच गई थी तो वो सारी चीजें वहां से निकलने लगी, मिलने लगी। तो कुछ जो ब्रिटिशर्स थे वो उसमें थोड़ा सा उनको जब इस बारे में पता चला तो क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो है ब्रिटिशर्स जो है राजा की हर एक्टिविटी पे, जो भी रूलर होता था उस टाइम पीरियड पे क्या था, राजा सिर्फ एक नाम मात्र के थे, बाकी उनका कुछ बहुत ज्यादा रोल तो होता नहीं था, सब कुछ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, ठीक है, 18 सेंचुरी तक। और ये तो लास्ट 18 की बात है, उस टाइम तक तो हम पूरी तरीके से मतलब कि गुलाम बन चुके थे।
तो सब कुछ तो उन्हीं के कंट्रोल में ही था। तो ब्रिटिशर्स ने देखा उस सब के बारे में, वो जाने के अच्छा ये टेम्पल बनवाना चाह रहे हैं, उस चीज का उन्होंने थोड़ा सा उस साइट को देखा कहाँ पे क्या, तो उनको थोड़ा वो मतलब कि इंटरेस्टिंग लगा कि इसको हमें देखना चाहिए क्या चीजें हैं। स्तूप के जो गेटवेज मिले थे और जो चीजें मिली थी स्तूप की जो बची रह गई थी, उन सब चीजों के बारे में वो देखे। एक मतलब कि ब्रिटिश ऑफिशियल जिन्होंने सबसे पहले मतलब इस पे इंटरेस्ट अपना दिखाया, उनका नाम था कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी ने सबसे पहले इस पे अपना इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने मतलब कि क्या किया कि उसके जो स्कल्पचर जो कुछ बचे रह गए थे, ठीक है, जो उनकी नजर में आ पाए, जो उनको मिल पाए, उन्होंने उन सारे पीसेस को क्या किया, कलेक्ट किया। ठीक है, जितने भी स्कल्पचर के पीस थे उनको कलेक्ट किया और उसको मतलब कि उस पे जो भी लिखा था, जिस भी तरीके से उन्होंने वो सारी चीजें जो भी उसमें ड्राइंग बनी हुई थी उन सब का क्या किया, एक डिटेल्ड एनालिसिस किया और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की उस पूरे मतलब कि अमरावती के स्तूप के बारे में। लेकिन अफसोस कि वो जो उनका था मतलब कि जो उन्होंने तैयार किया था वॉल्यूम में स्कल्पचर के ऊपर जो पीसेस मिले थे अमरावती पे, वो कभी पब्लिश्ड नहीं हो पाए। उसके बाद फिर आता है हमारा 1854। ठीक है, 1854 में वॉल्टर इलियट थे। तो वॉल्टर इलियट ने क्या किया, ये मतलब कि क्या थे, कमिश्नर थे गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है, तो वहां के क्या थे, ये कमिश्नर थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर इन्होंने उस पे थोड़ा सा काम करना शुरू किया। इन्होंने अमरावती की साइट को विजिट किया, वहां पे जो कुछ स्कल्पचर पैनल्स बचे रह गए थे, ठीक है, अमरावती में, उसको इन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया उन सारे स्कल्पचर पैनल्स को। ठीक है, कलेक्ट करके ये अपने मद्रास ले आए उन सबको। उसके बाद फिर ये मद्रास ले आए और इन्होंने उस पर थोड़ा काम करना शुरू किया। ठीक है, उसको उसका जो है देखना कि क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीजें उस पर थोड़ा उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस की। तो बाद में क्या हुआ, वो जो मार्बल्स वो अपने साथ जो है मद्रास ले आए थे, उन मार्बल्स को उनके बाद उसको इलियट मार्बल का नाम दे दिया गया। ठीक है, वो अब क्या बन गई, इलियट मार्बल। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें जो डिस्कवर्ड साइट थी उसमें वेस्टर्न गेटवे था, जो कि हमें मतलब उसके रिमेन्स जो रह गए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर था अमरावती का वो बहुत ज्यादा लार्जेस्ट था और बहुत एक मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूप था, जो कि एंशियंट में या कभी किसी ने बनवाया होगा तो बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट, बहुत ज्यादा लार्जेस्ट स्तूप था अमरावती का। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1850 में अमरावती से कुछ स्लैब जो है उसके कुछ स्लैब ऐसे मतलब कि एक ऐसे पत्थर जो होते हैं चौकोर चौकोर स्लैब समझते होंगे आप लोग, तो उसके कुछ स्लैब जो है 1850 में वो वहां से ओरिजिनल साइट से उसकी हटा के कहाँ ले आया गया, स्लैब जो है अमरावती से ले आया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कैलकाता, यानी एक टाइप का मतलब म्यूजियम आप समझ लीजिए इसको था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में वहां पे ले आया गया कि हम इसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखेंगे, जो कि कहाँ पे है, इंडिया में है, मद्रास में। ठीक है, और इसके कुछ पार्ट को क्या किया गया, लंदन ले जाया गया। तो इसी तरह जो मतलब कि इसका रिमेन्स था अमरावती के स्तूप का, ये मतलब कि सब लोग जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे इसका कुछ पार्ट जो था, ठीक है, जैसे कॉलिन मैकेंजी इन्होंने कुछ पीसेस ऑफ स्कल्पचर को ये मतलब ले आए, उसको जो है उस पर उन्होंने एनालिसिस की, हालांकि वो रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं हुई। उसके बाद वॉल्टर इलियट जो है 1854 में ये जो है गए अमरावती की साइट को विजिट किया इन्होंने, वहां पे जो स्कल्पचर पैनल थे इनको जो भी मार्बल्स मिले ये ले आए, उसके बाद इसको मद्रास ले आए, फिर उसको इलियट मार्बल्स बोला गया। फिर 1850 में जो है कुछ स्लैब उसके जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ले आए गए, कुछ उसी टाइम पे लंदन ले जाए गए। तो इस तरीके से जो इस अमरावती का जो कुछ भी था, जो ईस्टर्न गेटवे वेस्टर्न गेटवे जो कुछ भी उस टाइम तक बचा रह गया था, मिला था, वो भी अब ओरिजिनल साइट पे कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ किसी न किसी म्यूजियम में ले जाया जा चुका है। इसी बारे में एक जो है फॉरेनर हिस्टोरियन है वो इस चीज पे लिखते हैं कि इट सीम्स टू बी ए सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी
लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशियंट आर्ट। यानी कि ये मतलब कि सुसाइडल यानी आत्महत्या टाइप का होता है, जब हम किसी को ये अनुमति दे देते हैं कि आप हमारी कंट्री की जो ओरिजिनल वर्क्स हैं हमारे एंशियंट आर्ट का, उसको आप लूट करके या उसको ले जाएं अपने कंट्री में, या उसको उसकी ओरिजिनल साइट से हटाएं। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा खराब चीज है हमारी एंशियंट आर्ट के लिए, हमारे ओरिजिनल वर्क के लिए। तो उनकी इस बात को, उन्होंने जब ये चीज बोली, लोगों का इस पे ध्यान गया, तो फिर लोगों ने इस पे मतलब क्यों सबको, इंडियंस जो थे, कुछ जो राजा, लोकल राजा थे और भी जो लोग थे, उन सबको ये बात लगी कि हाँ सही बात है, ये हमारी एंशियंट आर्ट है, ये हमारा मतलब कि ओरिजिनल वर्क है, हमारी एक तरीके से हेरिटेज है सब। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लेके नहीं जाने दे सकते, ये चीजें जहां हैं वहीं रहेंगी। तो ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन जो भी दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, कुछ ऐसे हिस्टोरियंस ने, सब लोग जाने पहचाने। उसके बाद क्या किया, जब सांची का स्तूप डिस्कवर्ड हुआ तो इसमें ये सारी चीजें काफी जो है, इन सबको फॉलो किया गया, इन काफी चीजों को अडॉप्ट किया गया जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा आया था अमरावती के स्तूप के बाद, उसको सांची के स्तूप के केस में काफी चीजों को जो है अडॉप्ट किया गया। सांची का स्तूप डिस्कवर्ड हुआ फ्रेंड्स 1818 में। ठीक है, 1818 में जब सांची का स्तूप डिस्कवर्ड हुआ तो इसके 3 गेटवेज डिस्कवरिंग टाइम पे क्या थे, 4 गेटवेज थे होते हैं, जिसमें से 3 गेटवेज इसके स्टैंडिंग उसमें थे, स्टैंडिंग पोजीशन में थे, और जो चौथा गेटवे था वो लाइंग ऑन द स्पॉट, यानी कि वो गिर चुका था। अब भाई इतना पुराना था सांची का स्तूप, पता नहीं कब किस टाइम पे बना रहा होगा, तो और माउंट था, और दब गया था, तो जिस भी तरह था, तो 3 उसके जो गेटवे थे वो खड़े हुए थे, और एक जो था वो अपने स्पॉट पे मतलब कि वो उसी जगह पे गिर गया, लेकिन उसके किसी भी पार्ट को कहीं से भी उसको हटाने नहीं दिया गया। वो सारी चीजें अभी भी वैसी ही हैं, 3 गेटवे खड़े और एक वहीं पे पड़ा हुआ, गिरा हुआ। तो मतलब कोई भी चीज वहां से हटानी नहीं, मतलब ये परमिशन नहीं दिया गया कि आप उन चीजों को कहीं पे ले जाएं, लंदन ले जाएं, फ्रांस ले जाएं, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ले जाएं, कहीं पे नहीं, कोई परमिशन नहीं दी गई। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई सांची के स्तूप के साथ, और बुद्धिज्म के साथ भी, कि जिससे बहुत सारी चीजें बुद्धिज्म के बारे में वहां से हिस्टोरियंस ने हमारे रिकंस्ट्रक्ट की। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग पे, स्कल्पचर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो एंशियंट टाइम के जो स्कल्पचर थे, जो कि कभी हमें स्तूप के फॉर्म में मिले, कभी किसी के फॉर्म में। ठीक है, वो सारी चीजें हमें कैसे हिस्ट्री को बताती हैं, उनके साथ क्या हुआ फाइनली। ठीक है, तो जब हम इस स्कल्पचर को देखते हैं, कुछ मतलब स्तूप से रिमूव करके, मतलब कुछ पार्ट स्तूप के भाई स्कल्पचर हैं, कुछ कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आए हैं, कुछ चले गए यूरोप जो है। तो बहुत इन लोगों के साथ भी मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि सब स्कल्पचर, सब कुछ लोग अपने म्यूजियम में रखने के लिए, कुछ अपने म्यूजियम में रखने के लिए, जैसे आप आज भी देखते होंगे जो पुरानी मूर्तियां, उनको एज ए एंटीक माना जाता है, पुरानी मूर्तियों की काफी चोरी भी होती है, तो ये सारी चीजें आप देखते होंगे। तो उसी टाइप स्कल्पचर भी था, ये बहुत एंटीक चीजें होती हैं, इससे हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन स्टोन्स में किस टाइप के स्टोरीज होती हैं। स्टोरीज इन स्टोन, इसकी फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सांची का स्कल्पचर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि वही एक प्रिजर्व है, उसी से हमें काफी कुछ पता चलता है, तो इसीलिए हम ज्यादातर चीजें सांची के स्तूप के बारे में ही पढ़ते हैं। तो सांची के स्तूप में क्या है, वहां उसमें जो है एक स्कल्पचर है, सांची के स्कल्पचर में उसमें एक सीन है। ठीक है, एक सीन है जो कि वेशांतरा जातका, एक मतलब कि टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का सीन लगता है, उस टाइप का, मतलब कि जो सीन उसमें ऐसा बना हुआ है कि उसमें क्या है कि एक रूरल सीन बना हुआ है। ठीक है, उसमें एक थैच्ड हट है, ट्रीज हैं। ठीक है, और काफी सारे हिस्टोरियंस उसको केयरफुली स्टडी करने के बाद ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वेशांतरा जातका नाम का एक टेक्स्ट है, ये उस टेक्स्ट से ये सीन जो है स्कल्पचर पे डिपिक्ट किया गया है। इसमें इस स्टोरी में क्या है मेनली कि एक प्रिंस होता है जो कि अपना सब कुछ जो है एक ब्राह्मण को दे देता है, और खुद जो है फॉरेस्ट में अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहने चला जाता है, ऐसा उस स्कल्पचर में
डिपिक्ट किया गया है। तो हिस्टोरियंस ने क्या किया है, उस स्कल्पचर को देख के, उसको मतलब कि समझ के, उसको अंडरस्टैंड, उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश की है। जो टेक्सचुअल एविडेंस मिले हैं, जैसे कि वेशांतरा जात का जो टेक्सचुअल एविडेंस है, इससे उस स्कल्पचर को कंपेयर करके उस जो है स्टोरी को मैच कराने की कोशिश की गई है। तो ये मतलब कि एक जो कि एक प्रिंस के बारे में है। तो इस टाइप से क्या किया हिस्टोरियंस ने, उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता लगाया है, ठीक है, कि वो स्कल्पचर क्या बोलते हैं, उसमें क्या लिखा गया है, ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट रीडिंग, सिंबल्स ऑफ वर्शिप। ठीक है, कि जो जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारी सिंबल्स हैं वर्शिप करने के, शिवलिंग हो गया, ठीक है, ओम की शाइन हो गई, ये सारी चीजें क्या है, सिंबल्स ऑफ वर्शिप है हिंदुइज्म में। ठीक है, तो स्तूप क्या है मेनली, वो मेनली क्या है, सांची का स्तूप क्या है, वो बुद्धिज्म का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि अब सिंबल ऑफ वर्शिप, उसमें क्या मतलब कि स्कल्पचर से हमें जो वर्शिप के सिंबल्स मिले वो क्या थे। तो जो बुद्धा का प्रेजेंस था सिंबल्स के थ्रू, वो मेनली चार था, चार उनके सिंबल्स मेन थे, जिससे हमें जो है बुद्धिज्म के बारे में, या आप बोल सकते हैं जिन सिंबल्स की आज तक पूजा की जाती है, और जो सिंबल्स हमें स्कल्पचर के थ्रू, स्तूप के थ्रू हमें मिले हैं। ठीक है, एक होता है एम्प्टी सीट का, ठीक है, सिंबल एम्प्टी सीट। एम्प्टी सीट का मतलब होता है कि अभी जो है बुद्धा क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। वो क्या, वो मतलब क्या, वो सिंबल क्या बताता है हमें कि क्या चल रहा है, अभी मेडिटेशन ऑफ बुद्धा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है दूसरा स्तूप। ठीक है, आप देखें सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, भरूच का स्तूप, ये सब बुद्धिज्म का ही प्रतीक माना जाता है, सिंबल है। तो जो मतलब कि है इसका जो है स्तूप का जो है, जैसे अगर किसी स्कल्पचर पे एक स्तूप बना हुआ है तो उसका क्या मतलब हुआ, तो उसका मतलब होता है महापरिनिब्बान। ठीक है, यानी कि स्तूप कब बनते थे लोग, जब कोई जो है जैसे कि कोई टीचर है जो उनका धम्म जो उनको धर्म सिखाता है, जो भी उनका टीचर होता था, उनकी डेथ के बाद उसी पे जो है उनकी डेथ जहां होती थी, उनको वहीं पे अपना जो भी उनका क्रियाकर्म करना होता था करके, उसी के ऊपर माउंड वगैरह, उसी के ऊपर फिर स्तूप बनते थे। जो भी वहां के लोकल राजा होते थे, जो भी उनको फंड करना चाहते थे, या जो उन्हीं के कुछ होते थे कि अपने उनके ग्रुप में ही कुछ ऐसे लोग होते थे जिनका मतलब रहता था कांटेक्ट, या कुछ बहुत सारे ऐसे राजा लोग, नोबल, सब लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो वो लोग उनका स्तूप बनवा देते थे। तो स्तूप क्या होता था, मेनली महापरिनिब्बान का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, अगर कोई स्तूप कहीं पे बना है। उसके बाद आता है व्हील। ठीक है, एक व्हील ऐसे बनी होती है, ठीक है, राउंड में। तो वो व्हील किस चीज का प्रतीक होता है, वो होता है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा ने जब अपना पहला सरमन दिया था, तो वो क्या होता है, वो व्हील के द्वारा उसको जो है बताया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक ट्री मेनली क्या होता है कि जो आपने देखा होगा बरगद का बनियान ट्री जो होता है वो होता है। ठीक है, तो जो ट्री होता है वो मेनली होता है सिंपली कि सिंबलाइज करता है कि हाँ ये मतलब कि लाइफ ऑफ बुद्धा है, जिसके नीचे क्या है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, वो एक पोस्चर में बैठे हुए हैं। तो ये क्या होता है मेनली, तो ये जो सिंबल्स हैं इससे हमें बुद्धा की लाइफ के बारे में पता चलता है काफी चीजें। ठीक है, एम्प्टी सीट है, इसका मतलब क्या है, बुद्धा भी मेडिटेशन फॉर्म में है। ठीक है, स्तूप है तो महापरिनिब्बान हो गया। ठीक है, व्हील अगर बनी हुई है किसी स्कल्पचर में तो इट मीन्स कि फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा है। बहुत सारे, और ट्री होता था, बनियान ट्री मेनली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बुद्धिज्म में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनियान ट्री। तो वो ट्री जो है वो मेनली होता था कि एक बुद्धिज्म का वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सारनाथ में जो बुद्धा के टाइम पीरियड का ऐसा बोला जाता है, जो एक्चुअल बनियान ट्री है वो अभी भी वहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट रीडिंग, पॉपुलर ट्रेडिशंस पे। ठीक है, तो कि उस टाइम पीरियड के पॉपुलर ट्रेडिशंस क्या थे। ठीक है, सांची के अलावा भी बहुत सारे स्कल्पचर थे जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हमें बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिस्ट आइडियाज के बारे में चीजों को बताते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं कि जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, वो एज ऑफ गेटवेज हो गए, होल्डिंग ऑन टू ट्री हो गई, इन सब सारी चीजों से हमें
बुद्धिज्म के बारे में पता चलता है, बुद्धिस्ट आइडियाज के बारे में पता चलता है, जैसे कि वुमेन फ्रॉम एज ऑफ गेटवे, ऐसे स्कल्पचर्स हमें मिले हैं, ठीक है, गेटवे पे होल्डिंग ऑन टू ट्री, कोई ऐसे ट्री को होल्ड करके खड़ा है। तो इन सब चीजों से क्या हमें बुद्धिस्ट आइडियाज के बारे में पता चलता है। इनिशियली जो थे स्कॉलर्स थे वो इन सब इमेज को देख के बहुत ज्यादा तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है इसको धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े टाइम बाद, काफी टाइम बाद इनको जो है काफी अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया गया है, ठीक है। और एक संस्कृत टेक्स्ट है साला भंजिका, हाँ, साला भंजिका, तो ये एक संस्कृत टेक्स्ट है, ठीक है। इससे भी हमें काफी कुछ पता चलता है बुद्धिज्म के बारे में कि लोग किस तरीके से जो है जो कि पहले बुद्धिस्ट के पहले किसी और धर्म में या तो हिंदुइज्म में या किसी और धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन बुद्धिज्म आ जाने के बाद वो किस तरीके से उन्होंने वो जो है बुद्धिज्म की तरफ हो गए या उसको उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, इन सब चीजों के बारे में इस संस्कृत टेक्स्ट में अच्छी तरीके से बताया गया है। कुछ जो है स्कल्पचर में कुछ फाइनेस्ट जो है डिपिक्शंस मिलते हैं एनिमल्स के, जैसे कि एलिफेंट हो गए, हॉर्सेस हो गए, मंकीज हो गए, कैटल्स हो गए, ये सब क्या है, ये भी एक क्या है डिपिक्शन है जो कि हमें स्कल्पचर पे मिलते हैं, जिसके थ्रू जो है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। अनादर जो मोटिव है उसमें क्या है कि एक वुमेन है जो कि सराउंडेड बाय ये लोटस है, ठीक है, ये बुद्धिज्म है सब, ठीक है, बुद्धिज्म की क्या है सिंबल्स हैं। एक वुमेन है जो कि एक लोटस, काफी सारे लोटस से सराउंडेड है, ठीक है, और एलिफेंट है उसके चारों तरफ, ठीक है, इन सब चीजों से वो सराउंडेड है, तो इसको क्या बोलते हैं, अभिषेका बोलते हैं, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है, ऐसे मतलब उसको क्या बोला जाता है कि ये हम बुद्धिज्म में क्या बोला जाता है, ये कोई गॉडेस हैं जिनको कि क्या गज लक्ष्मी बोला जाता है, या तो फिर उनको माया भी बोला जाता है। और बुद्धिज्म में क्या होता है कि सरपेंट की भी पूजा की जाती है। सरपेंट को क्या बोला जाता है, एक विजडम का प्रतीक माना जाता है कि सरपेंट वर्शिप क्या है, विजडम का वर्शिप करने के इक्वल होता है, ठीक है। इस टाइप से उस टाइम पीरियड की चीजों को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, उस टाइम पीरियड की चीजों के बारे में जाना गया है, उन स्कल्पचर को रीड किया गया है। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, ठीक है। उस टाइम पे जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे वो कैसे डेवलप हुए, ठीक है, क्योंकि उसके पहले एंशियंट टाइम में जो है जो पुरानी था हिंदुइज्म वो सब बहुत अपने चरम सीमा पे था, तो उसके बीच में, ठीक है, बुद्धिज्म कैसे डेवलप हुआ। और बुद्धिज्म में भी महायान भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेंचुरी सी में कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व जो था वो आया, ठीक है। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, वर्शिप ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो बुद्धिज्म में क्या होता था पहले कि इमेज की वर्शिप नहीं होती थी, किसी ऐसे भगवान को बैठा के जैसे हिंदुइज्म में होता है किसी इमेज की वर्शिप करना, ऐसा उसमें नहीं होता था, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम पीरियड बाद क्या हो गया कि इसमें भी वर्शिप ऑफ इमेज आ गई, जिसको कि कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व बोला जाता है। बोधिसत्व एक बहुत ही ज्यादा मतलब कि आप बोल सकते हैं कि बोधिसत्व उनके मतलब कि बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट गुरु आप मान सकते हैं। इनके बाद गौतम बुद्ध के बाद बहुत ही ज्यादा इनका फेम नेम था। तो बोधिसत्व कॉन्सेप्ट में था कि वर्शिप ऑफ इमेज करना, तो जो लोग इमेज की वर्शिप करते थे वो महायान बुद्धिज्म में आ गए। तो महायान का मेनली क्या होता था, मतलब ग्रेट व्हीकल, ठीक है, ग्रेट व्हीकल यानी कि वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानते थे। न्यू वे ऑफ थिंकिंग, उनका न्यू वे ऑफ थिंकिंग क्या था, उन्होंने लाइफ को अपनी थोड़ा सा लिबरलाइज कर लिया था, ठीक है। उन्होंने वर्शिप इमेज स्टार्ट कर दी थी और भी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और जो दूसरा सेकेंड पार्ट था बुद्धिज्म का वो था हीनयान, यानी कि थोड़े टाइम पीरियड बाद बुद्धिज्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है, महायान और हीनयान। तो महायान ग्रेट वेहिकल हो गए और जो हीनयान थे वो लेसर वेहिकल थे, यानी कि ओल्डर ट्रेडिशन पे। तो ये अभी भी जो बुद्धिज्म का पुराना ट्रेडिशन था जो है बिना वर्शिप की पूजा ना करना, उसी तरीके से भिक्खु भिक्खुनीज जो है जो एक टाइम खाना खाना सिर्फ, वो भी अगर मतलब भिक्षा उन्होंने मांगी मिल गया तो खा लिए, नहीं तो नहीं खाए। तो इस टाइप का जो ओल्डर ट्रेडिशन था
जो लोग उसको फॉलो करते थे और उन्हीं आइडियाज पे चलते थे उनको हीनयान बोला गया, और जिन्होंने एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग को अडॉप्ट कर लिया उनको मेनली महायान बोला गया। तो जो हीनयान थे उनको बोला जाता था थेरावादिन्स, ठीक है, इनको थेरावादिन्स भी बोला जाता था। अब हम आते हैं ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म पे। तो पुरानिक हिंदुइज्म जो था इसकी ग्रोथ में मेनली साउथ वाउथ में ये काफी ज्यादा डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि दो मेनली पुरानिक हिंदुइज्म में दो डिवीजन था, या आप बोल सकते हैं दो पार्ट थे इसके, एक वैष्णविज्म था और दूसरा शैविज्म था, ठीक है। वैष्णविज्म में क्या होती थी, विष्णु की पूजा की जाती थी, और शैविज्म में शिव की पूजा की जाती थी। विष्णु का ऐसा माना जाता है कि विष्णु ने 10 अवतार लिए इस धरती को, जब भी मुश्किल आई है, मुसीबत आई है, कुछ भी ऐसा आप बोल सकते हैं, तो हमेशा विष्णु ने अवतार लेके उसको मतलब कि इसको राक्षसों से मुक्त कराया है, या जो भी असुर दैत्य जो भी थे उनसे मुक्त कराया है। और जो शैविज्म होते थे इनका सिंबल मेनली लिंगाज होता था, ये लिंग पूजा करते थे एज अ शिव, जैसे अभी भी किया जाता है, शिवलिंग की पूजा की जाती है। विष्णु के 10 अवतार जैसे कि कृष्ण हो गए, राम हो गए, इन सब की पूजा अभी भी की जाती है, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि मेनली जो है हेड पे अपने जो है इनका मतलब कि एक वर्शिप इमेज, मतलब इमेज वर्शिप, या आप बोल सकते हैं आइडल वर्शिप भी होती थी जो हिंदुइज्म था उसमें। ये लोग क्या करते थे, ये इनका जो आइडल होता था, जो भी इनकी मूर्ति होती थी या जो भी इनका इमेज होता था, उसमें ये ड्रेसेस पहने होते थे, ऑर्नामेंट्स पहने होते थे, ठीक है। अयुद्धास का मतलब कि ये लोग पूरी तरीके से वेपन से लैश होते थे, यानी कि आप देखते होंगे इन सब की इमेजेस में, ठीक है, 10-10 हाथ होते हैं, किसी में चक्र लिया है, किसी में शंख लिया है, कहीं तलवार लिए हैं, कहीं फूल लिए हैं, मतलब कि इस टाइप की सारी चीजें, मतलब पूरा एकदम विपन से ऊपर से नीचे तक आर्मी मैन की तरह क्या होते थे, लैस होते हैं। तो ये क्या है, हिंदुइज्म जो गॉड हैं या इनकी जो पूजा की जाती थी वो इस टाइप से हैं। और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है संस्कृत वर्ष यानी पुराण से, ठीक है। पुराण से हमें ऋग्वेदास जो है, इनसे देवी देवताओं के बारे में हमें कुछ पता नहीं, जो इतने हिंदुइज्म में देवी देवता फैले रखे हुए हैं, ठीक है, वो सारी बातें हमें, वो सारी उपनिषद और पुराण से इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि संस्कृत वर्सेस में है, ठीक है। उनके जो वर्सेस हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में पुराण लिखी गई है। उसके बाद हम आते हैं इसका नेक्स्ट हेडिंग पे, बिल्डिंग टेम्पल्स, ठीक है। तो जैसे कि स्तूप बने, बुद्धिज्म में बहुत लोगों ने स्तूप बनवाए, ये सारी चीजें। तो हिंदुइज्म में क्या हुआ, ये जो साउथ में जब वैष्णविज्म, शैविज्म, ये सारी चीजें डेवलप्ड हुई, तो वो लोग क्या किए, तो उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स बनवाया। तो मेनली इनका जो टेम्पल्स होता था, आप साउथ की टेम्पल्स या अपने इधर की नॉर्थ की देखेंगे तो मेनली द्रविड़ स्टाइल, नागरा स्टाइल, दो स्टाइल बहुत ज्यादा फेमस है। एक वेसारा स्टाइल भी है, काफी सारी स्टाइल है, लेकिन नागरा स्टाइल, अभी जैसे आप देख रहे होंगे राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वो किस स्टाइल में बन रहा है, तो वो नागरा स्टाइल में बन रहा है, ठीक। तो द्रविड़ स्टाइल और नागरा स्टाइल दो इंपॉर्टेंट स्टाइल हैं। तो जो साउथ के मेनली टेम्पल्स बने होते हैं वो, इसमें क्या होता था मेनली, इनके टेम्पल्स में क्या होता था, एक स्क्वायर कट का रूम होता था, एक स्मॉल स्क्वायर कट रूम होता था, जिसमें कि क्या होता था, एक गर्भगृह होता था, ठीक है। गर्भगृह यानी कि जहां पे भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। एक सिंगल डोर होता था, और उसके ऊपर, गर्भगृह के ऊपर क्या होता था, शिखर होता था काफी ऊंचा, ठीक है। और किनारे किनारे पूरी क्या होती थी, उसकी एक डेकोरेटेड वॉल होती थी, एक दीवार होती थी जो पूरी तरीके से फ्लावर्स और बहुत सारी चीजों से सजाई होती थी। आर्टिफिशियल केव्स बने होते थे, जैसे कि आप कैलाशनाथ टेम्पल देख लीजिए, ये सब क्या है, पूरा का पूरा एक पहाड़ काट के ही टेम्पल बना दिया गया है, ठीक है। बहुत सारी आर्टिफिशियल केव्स बनाई गई हैं पहाड़ों को काट काट के। तो ये क्या होते थे, इस टाइप से टेम्पल्स बनते थे हिंदुइज्म में, इस टाइप से टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, ठीक है। अनफेमिलियर चीजें क्या है उस टाइम पीरियड की, इन सब चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इसकी मेनली इसकी हेडिंग है कैन वी सी एवरीथिंग, उसकी पहली हेडिंग है, सॉरी मैंने यहाँ गलती से इसको लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। इसकी इसका जो यहाँ पे है जो है लिखा, इसकी जो मेन हेडिंग है 11th की वो है कैन वी सी एवरीथिंग, ठीक है। यानी कि सारी जो रिच और एग्जिस्टेड जो ट्रेडिशंस हमें पास्ट की मिल रही हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेस्ड है
ब्रिक्स, स्टोन्स, आर्किटेक्चर्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, इन सब चीजों से जो भी हमें पता चल रहा है, ठीक है, उसका जो है क्या ग्लिम्स है, उसके बारे में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ऑटोमेटिकली कुछ चीजें अंडरस्टैंड हो जाती हैं। कुछ के लिए हमें और भी बहुत सारे आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। बहुत फाइन चीजों को इसको बनाया गया है, बहुत ही फाइन तरीके से इन सब सारी चीजों को रखा गया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी पहली हेडिंग, ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में मेनली जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, इन्होंने सबसे पहले देखा गॉड और गॉडेसेस के स्कल्पचर को, ठीक है। इंडियन स्कल्पचर जो थे बहुत ज्यादा, मतलब कि उन्होंने देखा, जो यूरोपियन थे, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने इंडियन गॉड और गॉडेसेस जो थे उनके स्कल्पचर को देखा, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये क्या है, क्या बना हुआ है, ठीक है। समटाइम्स वो क्या होते थे कि उसको देख के वो डर जाते थे थोड़ा, मतलब उनको अजीब लगता था कि किस टाइप की फिगर्स बने हुए हैं, इसमें मल्टीपल, ठीक है, बहुत मल्टीपल हेड होते हैं, जैसे कि आप रावण का देख लीजिए, 10 मुंह है उनके, तो इस टाइप के, ठीक है, कभी ये ह्यूमन, तो इस टाइप का जब यूरोपियंस देखते थे स्कल्पचर तो मेनली डर जाते थे, यार ये क्या है। तो जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, जब वो ऐसी, मतलब कि ऐसे स्कल्पचर्स को, इंडियन स्कल्पचर को देखते थे, काफी स्ट्रेंज स्कल्पचर को, तो वो उनका मेनली मानना था कि ये जो है ग्रीक आर्ट से, जो ग्रीक आर्ट के स्कल्पचर या जो वहाँ की पेंटिंग और चीजें मिली हैं, उससे जो है काफी ज्यादा इंडियन स्कल्पचर्स क्या है, फेमिलियर हैं, ठीक है। वो उनको लगता था कि काफी ज्यादा फेमिलियर हैं, और उनका ये भी मानना था जो इंडियन स्कल्पचर है वो काफी सुपीरियर हैं, जो ग्रीक आर्टिस्ट के वर्क हैं उससे काफी ज्यादा सुपीरियर हैं इंडियन स्कल्पचर, यहाँ की चीजें। और वो बहुत ज्यादा इसलिए वो एक्साइटेड रहते थे और भी चीजों को डिस्कवर्ड करने के लिए, बुद्धा, बोधिसत्व की जो और इमेजेस थी, ठीक है, उनको डिस्कवर्ड करने में, उनके बारे में जानने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते थे। वो ग्रीक मॉडल से कंपेयर करके, ठीक है, वो इस तरह से चीजों को देखते थे। तो उस टाइम पीरियड पे क्या था कि नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारे ऐसे जो है राजा महाराजा हुए हैं, मेनली तक्षशिला और पेशावर की साइड में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कुछ सिटीज रही हैं नॉर्थ वेस्ट की। तो उधर क्या रहे, इन 2nd सेंचुरी BCE में इंडो ग्रीक रूलर जो है थे, उधर आए थे, उन्होंने अपना एम्पायर स्टेब्लिश्ड किया, काफी टाइम तक उन्होंने शासन भी किया। तो जो है उनका मानना था कि जो ग्रीक स्कॉलर्स के जो वर्क हैं, जो ग्रीक स्टैचूज हैं, वो काफी क्लोज हैं, जो इंडियन इमेजेस हैं, इंडियन स्कल्पचर हैं, इनसे काफी ज्यादा क्लोज है, ठीक है, उनके वर्क से, उनकी चीजों से। तो इससे स्कॉलर्स को क्या हुआ, जो हिस्टोरियंस थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने इन चीजों को अडॉप्ट किया, और उन्हें लगा, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, कि यार इससे हम जो है ग्रीक जो आर्ट है उससे कंपेयर करके हम काफी कुछ इंडियन स्कल्पचर्स के बारे में जान सकते हैं। ये मेनली यूरोपियंस का जो है इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन स्कल्पचर को जो है पढ़ने का, रीड करने का, समझने का अपना एक तरीका था, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि हर समय जो है, हमेशा जो हम ये टेक्स्ट और इमेजेस को जो है कि हम, हमारे पास कुछ टेक्सटुअल एविडेंस है और कुछ इमेजेस हैं, उनको कंपेयर करके हम जो है इन चीजों को पता करते हैं कि अच्छा ये क्या है। जैसे कि हम मेनली बहुत सारी चीजें ऐसे ही हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया उस टाइम पीरियड को, जैसे कि आपने देखा स्तूप में जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, डिपिक्टेड था, उससे जो एक वेशांतर जातका करके एक टेक्स्ट है, उससे कंपेयर करके कि हाँ ये उस जातक में ऐसी ऐसी स्टोरी है और ये उसी स्टोरी का डिपिक्शन किया गया है इस स्तूप पे। तो ऐसे चीजों को कंपेयर करके पता किया जाता था, लेकिन ये हमेशा मैच नहीं करती थी। मान लो आपको लगा कि ये इमेज इस जगह से मैच करेगी, लेकिन वो उससे मैच नहीं करती थी काफी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, लेकिन काफी कभी कभी क्या होता था वो नहीं मैच करती थी। जैसे कि कुछ इंडियन इमेजेस होती थी, ठीक है, ये लोग इंडियन को क्या करते थे, मेनली इनका एक मिल गया था कि इंडियन इमेजेस को अगर हम ग्रीक स्टैचूज जो है वहां से काफी फेमिलियर है तो उसको हम मैच करा के काफी कुछ हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। ये मेनली यूरोपियंस का एक अपना, यूरोपियन स्कॉलर्स थे, उनका अपना एक फंडा था, ठीक है। तो ये क्या होते थे, जो कंपेयर करके हिस्ट्री को जानते थे, स्कल्पचर को, इंडियन स्कल्पचर को, वो हर टाइम काम नहीं करता था प्राय, तो मतलब कि ऑफेंडली ऐसा कर लेते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी जो है, जो इस कंपेयर करने वाली ग्रीक स्टैचूज से, तो ये मेनली टेक्स्ट से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं होता था। एक मोस्ट एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं महाबलीपुरम, ये टेम्पल है तमिलनाडु की, ठीक है, तमिलनाडु में ये टेम्पल है महाबलीपुरम। तो ये टेम्पल जो है
इस टेम्पल में क्या है, रॉक है, रॉक पे मतलब काफी कुछ चीजें जो है डिपिक्ट की गई हैं, काफी उसमें बहुत सारी चीजें उस रॉक सरफेस पे बनी हुई हैं, लेकिन उससे हमारी जितने भी टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो टेक्सचुअल एविडेंस है उससे भी उसका कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। जो ग्रीक आर्ट है, ठीक है, उससे कंपेयर करने पे भी हमें कोई उसका कुछ नहीं पता चलता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी काफी चीजें हैं जिससे हमें इन सब सारी चीजों के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। मेनली क्या डिपिक्शन से बहुत बहुत सारी स्टोरीज जो है स्कल्पचर्स पे, इन सब चीजों पे डिपिक्ट होती थी, जो पुराण से आइडेंटिफाई कर लिया जाता था। आपने इससे पहले देखा कि बहुत सारी स्टोरीज को महाभारत से भी जो है कंपेयर करके पता लगाया गया, अच्छा ये महाभारत में ये स्टोरी है और ये स्कल्पचर पे ये कार्व किया गया है। तो ये सारी चीजें रॉक सरफेस पे जो भी होता था, ठीक है। बहुत सारी रॉक सरफेस हैं जिसपे मतलब मिला है कि अर्जुन जो है एक स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत हद तक सही होती थी, और कभी कभी ये कंपैरिजन सही नहीं होता था। कुछ चीजें ऐसी डिपिक्ट होती थी जो कि हमें किसी भी ग्रंथ में, किसी टेक्सचुअल एविडेंस में, या किसी भी चीज से, किसी भी टाइप की आर्ट से कंपेयर करके हमें नहीं पता चलता था, ठीक है। तो ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे राज हैं जो अभी तक नहीं खुले हैं, और उनपे अभी भी वर्क चल रहा है। रिसर्च स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस सब लगे हुए हैं उसको जो है और भी ज्यादा उसको समझने में, उसको जानने में। तो ये ऑन द प्रोसेस है, ये सब चल रहा है। फिलहाल हमारा चैप्टर यहीं तक था और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने काफी कुछ जाना। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।